गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आपके लिए मैं आज लेकर के आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में देखने को भी मिल सकता है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो लेक्चर में, अंत तक बने रहिए। बहुत सारे सवाल सिखाऊंगा, कॉन्सेप्चुअल चीज डील करना सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी रहता है क्वेश्चन पेपर के अंदर में, तो वो भी मैं हैंडल करना सिखाऊंगा। तो बने रहिए। और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले बहुत वीडियोज में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसके कारण इसके थ्रू आप हमारे अन्य वीडियोस को जो है आप देख पाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। बाकी बातें अपन लोग क्लास के बीच में कर लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए इनमें से कौन सही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है, दे स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव एंड एट पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव से शुरू होता है, ऋणात्मक से शुरू होता है क्या? नहीं। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को नहीं काटती है, सही बात है ना। दे फॉर्म क्लोज लूप, नहीं, ये क्लोज लूप नहीं बनाती। दे आर ऑलवेज सर्कुलर, नहीं, ये सर्कुलर हमेशा नहीं होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे पहले फॉर्मूला जान लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग ई ए कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है ना। और इसका ऐसा यूनिट पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर कुलॉम, कुलॉम लिखना चाहिए मुझे, न्यूटन पर कुलॉम। और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए ऑप्शन ए में ही दिख रहा है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलॉम, देखिए हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल, मान लीजिए ये रहा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर में एक कंडक्टर को आपने रख दिया, कंडक्टर को रख दिया। तो कंडक्टर के रख देने के बाद, कंडक्टर को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो कंडक्टर के अंदर पता है क्या होगा, कंडक्टर के अंदर डेवलप होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कैसे? तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस सरफेस पे इस साइड डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण अंदर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। चार्ज का ट्रांसफर एक सरफेस से दूसरी सरफेस की तरफ तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो हमारा ई इंड्यूस्ड है, जब तक ये हमारा ई इंड्यूस्ड है वो क्या कहते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। दैट मीन्स इन साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। ओके, तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। ओके, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड में जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। कह रहा है कौन से लॉ का यूज करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, किसके कारण, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के कारण, यानी एक समान रूप से आवेशित गोलाकार खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए कौन सा नियम उपयोग में लाया जाता है। तो सही आंसर होगा गॉस का नियम। और गॉस का नियम आप लोगों को पता है क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ
टू पॉइंट चार्जेज इज मैक्सिमम व्हेन, यानी दो बिंदु आवेशों की प्रणाली की विभव ऊर्जा अधिकतम होती है जब। तो पहले ऊर्जा का फॉर्मूला दो बिंदु आवेश के लिए जान लीजिए। वो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर, और Q1 और Q2 को विद साइन लिखा जाता है। मतलब अगर पॉजिटिव नेचर ऑफ चार्ज है तो प्लस के साथ लिखिए, और नेगेटिव नेचर ऑफ चार्ज है तो माइनस के साथ लिखिए। ओके, तो कह रहा है कि एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, तो आर जब मिनिमम होगा यू मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आवेश एक दूसरे के पास हो, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट वेरीज एज। तो ये जान लो कि डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, 1/r³ के। क्योंकि आप जानते हो कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp/r³ अक्षीय बिंदु के लिए, और विषुवतीय बिंदु के लिए यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kp/r³। अब देखो नीचे में r³ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के लिए किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो 1/r³ के, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। निम्न में से कौन सी चालक की विशेषता नहीं है। तो कह रहा है चालक की विशेषता कौन नहीं है, तो यहाँ पे है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये नहीं है। जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, ये भी सही है। और सतह पर आवेश वितरण होता है ना, ये भी सही है। लेकिन नहीं कौन सा है, कह रहा है नहीं कौन सा हो जाएगा, तो चालक में अनंत प्रतिरोध नहीं होता है। ओके, ये चालक की विशेषता नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब समविभव सतह पर आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य होता है। तो ये बात याद रख लो कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसका विभवांतर जीरो होता है, दो बिंदु के बीच में विभवांतर जीरो होता है। तो वर्क डन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा Q गुना डेल्टा V। और अगर किसी बिंदु आवेश Q को समविभव सतह पर यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर के जाएंगे तो डेल्टा V का तो वैल्यू जीरो है, तो वर्क डन ये जीरो है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q इंटू जीरो यानी जीरो हो जाएगा। ऑप्शन बी में टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज इफ। तो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि एयर कैपेसिटर जिसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D। एयर कैपेसिटर बोलने का मतलब हुआ कि बीच में एयर रखा हुआ है, एयर है रखा हुआ नहीं है, बीच में एयर है, और या फिर वैक्यूम है, तो उस केस में सी होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। कह रहा है इसको बढ़ाना है, सी का वैल्यू को बढ़ाना है। ये कब बढ़ेगा, तो जब डी घट जाए तो सी बढ़ेगा, या एरिया बढ़े तो सी बढ़ेगा। बोलो हाँ या नहीं। तो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इंक्रीजेज, ना ना डी घटना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेज, एरिया डिक्रीजेज, ना गलत। वैक्यूम इज यूज, ना गलत। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेज मतलब अगर कोई प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देंगे तो सी का वैल्यू हो जाएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/D। और हम जानते हैं कि के का वैल्यू एक से ज्यादा होता है, तो सी जो होगा वो हमारा बढ़ जाएगा, सी जो होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, है ना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करने से। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज। कह रहा है कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आप लिखते हो वो
क्या लिखते हो? तो सर के क्यू बाय आर लिखते हैं। कह रहा है इस पोटेंशियल के बारे में बताओ कि क्या होता है ये वेक्टर होता है, ये स्केलर होता है, ये टेंसर होता है, ये नन होता है। तो सर सही आंसर होगा ये स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है ना, टेंसर भी नहीं होता है, नन तो होगा ही नहीं क्योंकि स्केलर होता है ना। और अपन जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज हो तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। फॉर्मूला में ये जो Q है ना, इसको चार्ज के नेचर के साथ लिखते हैं, यानी प्लस होगा तो प्लस में लिखेंगे और माइनस होगा तो माइनस में। और ये वाला जो K है ये वैक्यूम के लिए होता है 1/4πε0 और वैल्यू वाइज 9 गुना 10 की पावर 9 SI यूनिट में। ओके, नेक्स्ट, two charges plus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb are placed 2 centimeter apart. Find the electric dipole moment. यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है और दो बिंदु आवेश है, एक यहाँ है एक यहाँ है। ये है माइनस का 3 माइक्रोकुलम, ये है प्लस का 3 माइक्रोकुलम और इसके बीच में दूरी है 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, तो आप तो जानते हैं Q इंटू 2 है ना। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। तो चार्ज का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6 और 2a का वैल्यू यानी दूरी दोनों के बीच का तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना मीटर में बदलिए 10⁻⁻2 तो 3 दूनी 6 10⁻⁻8 कुलॉम मीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी जो कि करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से होता है KQ/R²। याद रखिएगा K का मान मैंने अभी लिखा था 9 × 10⁹ और चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकुलम, माइक्रो को 10 की पावर, ये माइक्रो है ना, इसको 10⁻⁻6 लिखो और दूरी 1 मीटर दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर, तो 9 गुना 2 हो जाएगा 18 और 10⁻9 है ना, और 10⁻⁻6 बन जाएगा 10⁻3। तो यहाँ पे अगर इसको 1.8 में कन्वर्ट करेंगे यानी 10 से भागा लगाएंगे तो 10 से गुना भी करना पड़ेगा तो 10⁻4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वैल्यू हो जाएगा 1.8 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। क्या क्लियर है ना? ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, मैं बहुत ही बारीकी से और आराम से सॉल्व करा रहा हूं ताकि एक स्लो लर्नर स्टूडेंट भी सीख पाए। ओके, कह रहा है इफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर। तो ये लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके प्लेट का एरिया दे दिया है 0.1 मीटर स्क्वायर, प्लेट का सेपरेशन 1 mm, ये दूरी दिया हुआ है 1 mm, डी दे दिया है 1 mm, मिलीमीटर को मीटर में फटाक से बदल लो तो 10⁻³ मीटर। कह रहा है कैपेसिटेंस बता दो यार, सी बराबर में होता है ε0 A/d, तो ε0 का वैल्यू लिखो पहले 8.85 × 10⁻⁻12, एरिया 0.1 और d का मान 10⁻³ -3 ऊपर गया +3 हो जाएगा, यानी 8.85 गुना में 10⁻⁻12 और ये 0.1 को 10⁻⁻1 लिख लो। ठीक है, और 10⁻⁻3 को 10⁻+3 लिख लो तो -13 हो गया ये, और ये प्लस का 3 यानी -10 हो जाएगा, यानी 8.85 गुना 10⁻⁻10। ओके, इतना फैरेड हो जाएगा। और ऑप्शन बी में है, हम लोग क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के टाइम जरा सा भी मिस्टेक हुआ बेटा तो गए काम से। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, नहीं तो गए, 1 नंबर चला जाएगा आपका। अगला कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग एट सेंटर। तो एक आवेशित वलय है ना,
एक समान रूप से आवेशित है, ये लीजिए, मान लीजिए धन आवेश से हमने आवेशित कर दिया। कह रहा है इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आपको पता है कि रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, क्योंकि अगर इस वाले पॉजिटिव चार्ज का देखेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस वाले पॉजिटिव चार्ज का तो उसका इधर होगा। हर एलिमेंट क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा, जिसके कारण वे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, और उस वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 यानी 0 आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 0.5 मीटर अपार्ट, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। दो बिंदु आवेश है, इनको 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कह रहा है इसकी विभव ऊर्जा बताओ। मैंने अभी बताया था, फॉर्मूला लिखते हैं K Q1 Q2/R, और इन दोनों को नेचर के साथ विद साइन, प्लस है तो प्लस के साथ लिखना, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे। क्या क्लियर है। अब K का मान 9 गुना 10 की पावर 9, Q1 है प्लस के साथ तो 2 गुना 10 की पावर -6 माइक्रो के बदले में, और यहाँ -2 गुना 10 की पावर -6, और अपॉन में दूरी 0.5, पॉइंट को हटाओ, ऊपर जाएगा 10, 5 से काटो 2 बार में, 9 गुना 2 18, 18 गुना 2 36, तो ये हो गया 36, और माइनस का साइन आगे कर लो। 10 की पावर 9, 10 की पावर -6 बनेगा 10 की पावर में 3, और फिर 10 की पावर -6 बाकी है, यानी ये बन जाएगा माइनस का, अच्छा ये छूट गया, 9 गुना 2 18, गुना 2 36, और गुना 2 72 हो जाएगा, ये 72, ये भी 72, और यहाँ पे 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6 यानी 10 की पावर -3, इतना जूल हुआ। यानी इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो माइनस में 0.072 जूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू 100 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड। 10 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित है, संग्रहित ऊर्जा ज्ञात करें। यानी C दिया हुआ है और V दिया हुआ है, तो U का फॉर्मूला लगा दो, हाफ CV², तो ये बन जाएगा हाफ C का मान 10 माइक्रो की जगह 10 की पावर -6 और 100 का स्क्वायर। अब देखो तो बेटा रे, यहां से 2 10 से कट जाएगा 5 बार में, 5 गुना, इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हो, और ये 10 की पावर -6, यानी 5 गुना 10 की पावर -2, यानी 0.05 जूल, और ये है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए को टिक कर देंगे, है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से सीख लीजिए। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल इज 0 व्हेन। कह रहा है पोटेंशियल डायपोल के कारण 0 कब होता है। तो अपने को पता है पोटेंशियल डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे 0 होता है, यानी विषुवतीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु है तो उस बिंदु पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव का मान जो होता है वो डायपोल के लिए 0 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, विषुवतीय बिंदु समझ में आया ना क्या बोल रहा हूं मैं। ये -q, ये +q है ना, ये इन दोनों के बीच की दूरी को तुम 2a ले लो, और ये o हो गया, और ये वाला जो लाइन में बनाया ये वर्टिकल लाइन, इस पे कोई पॉइंट मैं लिया तो पॉइंट VP जो हो जाएगा वो 0 के बराबर होगा। इस पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। ओके ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल इज 0। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये बी ही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज 9 न्यूटन, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड द फोर्स बिकम्स। बेटा ये 2 पॉइंट चार्ज है, अब क्या है नहीं बताया, तो तुम मान लो Q1 और Q2, दूरी कितना है नहीं बताया तो R मान लो। अब F तुम क्या लिखते सर, K Q1 Q2 बाय
आर स्क्वायर, और ये 9 न्यूटन के बराबर है। अब कह रहा है डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, तो मान लो नया दूरी हो गया 2r, चार्ज को कुछ नहीं किए लेकिन डिस्टेंस को डबल कर दिए, तो अब न्यू फोर्स को एफ डैश बोल देते हैं, वो लिखेंगे अपन के Q1 Q2 अब बटा में दूरी का स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ लगा रहे हैं अपन लोग, तो ये बन जाएगा के Q1 Q2 अब बटा में 4r स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब इसका मान कितना है 9 न्यूटन, तो तुम लिख दो 9 बटा में 4, यानी ये बन जाएगा 2.25 न्यूटन, और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है ए स्फेरिकल सेल हैज अ चार्ज क्यू, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड द सेल इज, तो कह रहा है एक स्फेरिकल सेल है, इसका चार्ज क्यू है, ठीक है। कह रहा है इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो बेटा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, याद रख लीजिएगा, अंदर में क्या होता है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है यानी विद्युत क्षेत्र पूछा है ना। किसी गोलाकार खोल पर आवेश क्यू था, और कह रहा है उसके खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो 0 होगा। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज लो परमिटिविटी, तो C का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट पूछा है बेटा, तो C बटा में 4 पाई आर, इसका तो होता नहीं है यूनिट, C का होगा फैरेड, R का होगा मीटर, यानी फैरेड पर मीटर, तो C तो दिख गया कि सही है, और वोल्ट पर मीटर नहीं होगा। एक और फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स बराबर में कूलॉम्स फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट को तुम FC के पास भेज दो, तो 1/4 पाई Q1 Q2 बाय एफ आर स्क्वायर, है ना, FC इंटू आर स्क्वायर, तो दोनों चार्ज का गुना यानी कूलॉम स्क्वायर बटा में न्यूटन और साथ में मीटर स्क्वायर, तो देखो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि जो है इसके और ऑप्शन चेक किया जाए, तो दो ऑप्शन सही है, ए और सी दोनों, ओके, बी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है इफ अ चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन इज, कह रहा है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अगेंस्ट में किसी चार्ज को मूव किया जाए तो वर्क जो होगा वो क्या होगा, तो ध्यान रखें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क पॉजिटिव होगा। ओके, और जब तक नेगेटिव चार्ज नहीं बोला जाए तब तक नेगेटिव चार्ज नहीं कंसीडर करना है, एज्यूम करना है अपने मन से पॉजिटिव चार्ज है, क्या क्लियर है ना। तो यहाँ पे बात पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है ए चार्ज ऑफ +1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट 2 मीटर अवे। ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है k/r, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, k का मान 9 गुना 10 की पावर 9, Q का मान कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -6, और R का मान कितना है 2 मीटर, तो ये 9/2 हो जाएगा 4.5, और 10 की पावर 9 और 10 की पावर -6 हो जाएगा 10 की पावर 3, इतना वोल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 12 वोल्ट, कह रहा है 2 पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, एंड अ चार्ज ऑफ 2 कूलम मूव्स बिटवीन देम, देन द वर्क डन इज। बेटा रे 2 पॉइंट है, ये लीजिए एक यहाँ एक यहाँ, मान लीजिए ए और ये बी, और कह रहा है ए से मान लो बी तक किसी चार्ज को मूव कराया गया। ओके, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू गुना वी बी माइनस, है ना, वी ए, ये हो जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस, क्यू गुना डेल्टा भी, क्यू कितना है 2, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट, यानी कितना जूल हो जाएगा 24 जूल, ऑप्शन कहाँ है बी में। कह रहा है अगला, एक कैपेसिटर ऑफ
5 microfarad is connected to 200 volt. If dielectric constant becomes 4, then the new capacitance is. कह रहा है कि 5 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र है जो 200 वोल्ट से जुड़ा है। यदि डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक 4 हो जाए तो नई धारिता क्या होगी? तो अपने को पता है पुरानी धारिता होती है K गुना सी एयर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, नई धारिता होती है K गुना सी एयर। सी एयर मतलब जो पुराना था, पुराना हम लोग एयर को ही मान रहे हैं यहाँ पे। तो K का वैल्यू 4 और एयर कैपेसिटर का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइक्रोफैरेड। तो 4 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफैरेड, सॉरी 20 माइक्रोफैरेड, जो कि ऑप्शन कहाँ है? सी में है। ऑप्शन कहाँ है? सी में है। तो सी ऑप्शन को अपन लोग टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इतना, इफ द डिस्टेंस इज डबल्ड द न्यू फील्ड इज। कह रहा है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इतना दिया हुआ है, यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्र क्या होगा? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपल। अब तुम आर को डबल करने वाले हो, नया इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, मतलब ई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के। ठीक है, अब अपने को एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि E1 बटा में E2 मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? R2 बटा में R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि E और R में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऊपर मैंने यहाँ 1 लिखा तो यहाँ R2 लिखना पड़ेगा। अब R2 बोल रहा है क्वेश्चन में 2R है और R1 मान लो R है। ओके, तो इसका स्क्वायर, R से R कट गया, 2 दूनी 4, यानी E1 बटा में E2 का मान हो गया 4। मुझे किसका मान चाहिए? E2 का मान। तो E2 बराबर हो जाएगा E1 बाय 4। E1 दिया हुआ है 3 गुना 10 टू द पावर 5 अपॉन में 4। 3 अपॉन में 4 कितना हो जाएगा? 0.75 है ना, इंटू में 10 टू द पावर 5। अब इसको लिख सकते हैं अपन लोग 7.5, पॉइंट को एक अंक आगे बढ़ाइए और 10 की पावर 5 में से एक जीरो निकाल लीजिए, यानी 10 की पावर 4, इतना न्यूटन पर कूलम, जो कि ऑप्शन बी में है। कहाँ है देख लो ध्यान से, ऑप्शन बी में है, दिख रहा है ना? चलो, तो अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जितने भी क्वेश्चन मैं लूंगा ये बात जान लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही लूंगा। फालतू आपको परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, या आपको डिस्ट्रैक्ट करने का कोई इरादा नहीं है। मैं उसी पैटर्न पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर में, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले। आपको मैं परेशान करने के लिए क्वेश्चन उस लेवल का नहीं डालूंगा जो एग्जाम में आए ही नहीं। मैं वैसे क्वेश्चन डालूंगा जो एग्जाम में आएगा, देखने को मिलेगा। इसीलिए एक भी वीडियो लेक्चर मत छोड़ना। अगर एक भी छोड़ोगे तो तुम्हारा खुद का नुकसान होगा, क्योंकि तुम तो ये चैप्टर बहुत पहले पढ़े हो और भूल भी गए होगे। इसलिए वीडियो देख लेने से तुम्हारा बहुत सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट स्केलर। कह रहा है कौन स्केलर नहीं है? ओके, कह रहा है कौन स्केलर नहीं है। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग, तब तक मेरा मार्कर अभी काम नहीं कर रहा है। अब काम करने लग गया। बताइए कौन स्केलर नहीं है? तब तक तो ऑप्शन देख लिए होंगे आप लोग। पोटेंशियल स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना? क्वेश्चन पूछा कौन स्केलर नहीं है, सदिश अदिश राशि कौन नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कौन सी राशि है? वेक्टर है, ये सदिश राशि है ना? पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर है, कैपेसिटेंस भी स्केलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर है। ओके, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? वेक्टर है। तो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट इज 500 न्यूटन पर कूलम इफ द प्लेट सेपरेशन इज 2 mm, पोटेंशियल डिफरेंस इज। कह रहा है दो समांतर प्लेट है, ये लीजिए, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कितना बेटा रे? 500 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसके अंदर में
इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 500 न्यूटन पर कूलम, प्लेट के बीच का दूरी दिया हुआ है 2 mm, और कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो अपन लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी, फॉर्मूला याद रखो। प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है E इंटू डी। अब E है आपका 500 न्यूटन पर कूलम और दूरी है 2 mm, उसको बदलो मीटर में, तो 10 की पावर -3 से गुना करना पड़ेगा। अब 500 को 2 से गुना करोगे ना बेटा तो 1000, और गुना 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -3 इन 3 जीरो को काट देगा, यानी कितना वोल्ट हो जाएगा 1 वोल्ट। और 1 वोल्ट कहाँ है? ऑप्शन ए में। फॉर्मूला याद रख लेना। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो एक बार और। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड अ क्लोज सरफेस। कह रहा है एक क्लोज सरफेस है, इसके बाहर में पॉइंट चार्ज रख दी। कह रहा है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज, एक बिंदु आवेश को एक बंद सतह के बाहर रखा गया है, सतह के माध्यम से कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो जब भी क्लोज सरफेस से कोई बाहर में बिंदु आवेश रखा हुआ हो, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि गॉस का नियम कहता है Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। चूंकि क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो Q इनसाइड 0, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनली सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका विद्युत क्षेत्र के समान विमीय सूत्र है? तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स पर यूनिट चार्ज, F बटा Q को ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो F बटा Q का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो E का होता है। नेक्स्ट, इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन इज कांस्टेंट, कह रहा है V कांस्टेंट है, तो कह रहा है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है E बराबर होता है -dV/dx। अगर V कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। यानी किसी क्षेत्र में अगर विद्युत विभव एक समान है, स्थिर है, कांस्टेंट है, तो उस क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होगा, याद रखना है। इसका मतलब यह हुआ कि समविभव सतह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, समविभव सतह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ। हर जगह पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल अगर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। लियो भाई, कह रहा है इसमें कौन वेक्टर नहीं है, इस बार उस पिछले में पूछा था स्केलर नहीं है, इसमें से कौन सदिश राशि नहीं है। देखो तुम लोग सोचो तो कौन सा नहीं है, सोच लिए, सारे ऑप्शन पढ़ लिए। अब आंसर दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये स्केलर है, ये क्या है स्केलर है, ये क्या है बेटा लोग स्केलर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय मीडियम बिटवीन चार्जेज। कह रहा है इनमें से कौन आवेशों के बीच माध्यम से प्रभावित नहीं होता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा 1, अगर माध्यम डाल दोगे तो ये हो जाएगा KQ/R²। पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा माध्यम डाल देने से ये, है ना। और फोर्स का तो जानवे करते हो 1/4πε0 εr Q/R², ये हो जाएगा। सब पे माध्यम का प्रभाव पड़ा है, किस पे नहीं पड़ता है? चार्ज पे। क्या क्लियर है? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, तो सही आंसर हो जाएगा, आपको भी पता होना चाहिए, P का फॉर्मूला Q × 2 है, चार्ज का कूलम और दूरी का मीटर दोनों गुना में, ऑप्शन ए। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होगा बच्चों वो कूलम मीटर होगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट इज 1000 न्यूटन पर कूलम, प्लेट सेपरेशन इज 0.01 मीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज। इस तरह का सवाल मैंने किया है, अभी आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। और इसका मैं क्वेश्चन नंबर मैं 1 बोल दे रहा हूं ताकि आप वीडियो में बता पाओ, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर मैं 1 बोल दे रहा हूं लोग, ये है क्वेश्चन नंबर 1। आप 1 करके कमेंट करना ऑप्शन A B C D में कौन होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट
कह रहा है ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 3 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज, ए फोर्स इज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी द फोर्स एट 6 मीटर। सिंपल देखिए, कह रहा है एक पॉइंट चार्ज है मान लो Q1, उससे 3 मीटर की दूरी पर एक दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 रख दिया, और कह रहा है ये जो फोर्स फील कर रहा है ना, ये 10 न्यूटन कर रहा है। मतलब ये 10 न्यूटन के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी 3 तिया 9, आर स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, 3 तिया 9 का मान है, यानी के Q1 Q2 का मान 9 गुना 10 90 हो जाएगा, यानी के Q1 Q2 का मान 90 हो जाएगा। अब कह रहा है दूरी कितना कर दिया जाए, 6 मीटर। तो चलो नया बल मान लेते हैं, दूरी 6 मीटर, चार्ज को तो नहीं बदले हैं तो उसको रहने दो, दूरी हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 के 36, के Q1 Q2 के जगह में 90 लिख दो, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इसको ऐसा करो ना, 6 गुना 6 लिख दो, काटने में आसानी होगा, 6 कम 6 15 बार में कट गया, 6 से 15 कितने बार में कटेगा, 2.5 बार में, 6 दूनी 12, हाँ, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा 2.5 न्यूटन, ठीक है ना, है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 2.5 न्यूटन। क्या क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस। कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कौन सा चीज इसमें से सही है समविभव सतह के लिए। तो याद रखो, पहला प्रॉपर्टी समविभव सतह में ये याद रखो कि समविभव सतह पे किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कुल कार्य शून्य होता है, यानी वर्क डन 0 होता है। और दूसरा ये भी याद रखो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर यानी विद्युत क्षेत्र सतह के लंबवत होता है। ओके, चलो नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल इज। मान लो एक सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लो Q से, यहां से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम क्या लिखते, के Q बाय छोटी R स्क्वायर। अगर इसके सेंटर के ही अलोंग अगर कोई पॉइंट चार्ज रख देते हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम क्या लिखोगे, R दूरी पे, सेम टू सेम के Q बाय R स्क्वायर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान रूप से आवेशित गोलाकार खोल के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो वैसा ही होता है जैसा केंद्र पर कौन रखा हुआ हो, बिंदु आवेश, है ना। दोनों का देखो आंसर सेम है, यानी बी नंबर को टिक करेंगे। नेक्स्ट, ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा चार्ज। 1 माइक्रोकूलम के आवेश को 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, आवेश पर अनुभव किया गया बल होगा। तो अपना लोग को पता है, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F बराबर QE। याद रखना, Q का मान 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो के जगह 10 की पावर -6 और E के जगह 10 की पावर 5, यानी 10 की पावर -1, यानी 10 की पावर -1 यानी 0.1 न्यूटन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू। कह रहा है एनर्जी स्टोर्ड किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। देख लो, एक और फॉर्मूला होता है Q²/2C, एक और फॉर्मूला होता है हाफ QB। तो चार्ज और वोल्टेज का प्रोडक्ट यानी दोनों का गुणनफल, ये भी सही है। स्क्वायर ऑफ वोल्टेज, ये देखो V का स्क्वायर सही है। कैपेसिटेंस C के प्रोपोर्शनल है ही यहाँ पे भी, तो C के, तो यानी तीनों हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सही है, विद्युत क्षेत्र रेखा के लिए कौन सही है। दे फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाता है, नहीं। दे इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटता है, नहीं। दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल।
धनात्मक आवेश से शुरू होता है, ऋणात्मक पे समाप्त होता है। दे आर ऑलवेज स्ट्रेट, हमेशा सीधा ही होगा नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, कर्व भी होता है ना, ये भी जरूरी 100% ये भी जरूरी नहीं है। तो अपन लोग लगभग 40-42 क्वेश्चन कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन और बाकी है। ओके, तो जो लोग बिना लाइक किए हुए वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले अपने आप से पूछो कि ये चीज अगर भूल गए थे या नहीं पढ़े थे और सर बता रहे हैं तो क्या लाइक करना एक फर्ज नहीं बनता है? पहले लाइक कर लो वीडियो को, है ना, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब बिना किए हुए देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो भाई, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि फिर अभी ये तो शुरुआत हुआ, अभी अभी 2 महीना कुछ दिन बाकी है, कितनी चीज आएंगे आपको सपोर्ट में, आप नहीं पता, आपको नहीं पता, आई बात समझ में ना, आपको नहीं पता, इसीलिए आप जो है इसको शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दो, शेयर कर देना अपने स्टेटस पे, है ना, बिल्कुल कर देना अभी। एक कंडक्टर इज, थोड़ा सा हैंग हो गया, होल्ड करेंगे अपन लोग, चलिए क्वेश्चन तो पढ़ ही सकते हैं। हाँ, एक कंडक्टर इज प्लेस्ड, आया क्या, नहीं आया अभी, है ना, और तैयारी रेगुलर करते रहो, ये आ रहा है, आने में मेरे को लगता है टाइम लग गया क्या, हाँ आ गया। चलो, कह रहा है एक कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कराया है, कमेंट में इसका आंसर करो क्या होगा, ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज इज हाफ्ड, फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 और दूरी है R, मान लो, तो मान लो फोर्स लग रहा है F, तो F कितने के बराबर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, कह रहा है R को तुमने R/2 कर दिया, तो नया फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 और R/2 का होल स्क्वायर, दो का स्क्वायर यानी 4 पलट के जाएगा ऊपर, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये F के बराबर है यानी 4F हो गया, यानी 4 गुना, यानी ऑप्शन सी, है ना, 4 गुना हो जाएगा नया फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपेसिटर स्टोर्स 0.2 जूल ऑफ एनर्जी एट 100, कैपेसिटेंस पूछा है, तो अपने लोग को पता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब संधारित्र ने 100 वोल्ट पर इतना ऊर्जा जमा किया है, धारिता बताओ, तो 0.2 U के जगह लिखेंगे, 1/2 C निकालना है, अभी का स्क्वायर यानी 100 गुना 100, C का मान मुझे चाहिए, तो 0.2 गुना 2 अब बटा में 100 गुना 100, अब ये पॉइंट को हटाओ तो नीचे एक और 10 आ जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, अब ये 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो, कितने जीरो हो गए, 5 जीरो, ऊपर जाएंगे 10 की पावर -5। अब क्या करो तुम, 10 से गुना कर दो और 10 से भाग, गुना करोगे तो 40 और भाग करोगे तो 10 की पावर -6, यानी C का मान हो गया 40 गुना 10 की पावर -6 फैरेड, यानी ये बन जाएगा 40 माइक्रो फैरेड, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एज्यूम्पशंस इन गॉस लॉ, गॉस लॉ में वैलिड एज्यूम्पशंस कौन नहीं है, सिमेट्री ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आवेश वितरण की समरूपता नहीं, ये है, क्लोज सरफेस ये भी है, बन सकता चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर नहीं, ये नहीं है, सी हो जाएगा आंसर, नेट फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन एनक्लोज सरफेस, ये तो है, यानी कुल फ्लक्स होता है केवल एनक्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, तो पूछा था कौन नहीं है वैलिड एज्यूम्पशन, तो सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस किस पर डिपेंड करता है, हाँ, केवल और केवल एनक्लोज चार्ज पर, ना तो शेप पर, ना साइज पर, ना एक्सटर्नल फील्ड पर, क्या क्लियर है। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज इज, तो पोटेंशियल याद है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया था,
कि पोटेंशियल जितने भी इंडिविजुअल पॉइंट चार्ज होंगे उन सब के सम के बराबर होगा, वी अप टू एन तक, वी एन तक। तो यानी स्केलर सम ऑफ पोटेंशियल, वेक्टर सम मत कर देना बेटा, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। चलो इसका आंसर तो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। और यहाँ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रिड्यूसेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैपेसिटर बाय अ फैक्टर ऑफ। तो कोई मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर देंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ना, वो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स हो जाएगा, यानी k से भागा, तो इतना से रिड्यूस हो जाएगा। तो k को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट सवाल, द वर्क डन इन असेंबलिंग अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड एज। आवेशों की प्रणाली को स्थापित करने में किया गया कार्य किस रूप में संग्रहित होता है। आपको भी पता है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज को एक दूसरे जगह से किसी और जगह तक लेके जाने में या असेंबल करने में जो हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं वो उस चार्ज सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा स्थिर विद्युत ऊर्जा, जिसको हम लोग विभव ऊर्जा भी बोल रहे हैं, है ना। थोड़ा सा मेरा आज गला डाउन था, है ना, बट मैंने कोशिश किया, है ना, टाइम पास करने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा चलो एक वीडियो तो दे ही देते हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, है ना। थोड़ी देर के बाद जो है अपलोड मिल जाएगा आपको चैनल पे। आप लोग इसको नेक्स्ट डे रिवाइज कर लेना, बढ़िया से पढ़ लेना, और जिसको भी थोड़ा स्पीड बढ़ाने का मन हो वो 1.25x पे देख सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आज के वीडियो में आप जो है पहली बार 1x पे ही देखो, नॉर्मली देखो। जब आप रिवीजन करना तब आप स्पीड को बढ़ा लेना। ओके, अगर मैं फास्ट फास्ट बताऊंगा, बोलूंगा ना, तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जो बहुत ही कमजोर हैं, जो बिल्कुल भी रिवीजन नहीं किए हैं, या चैप्टर को कभी भी रिवाइज नहीं किए हैं, या चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं, या जिनका कॉन्सेप्ट वीक है, उनको दिक्कत हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा कि उन बच्चों को भी पास करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी पास कर लेंगे तो वो भी फिर आगे की क्लास में जा पाएंगे, उनको भी फायदा मिल जाएगा। चाहे वो मेरे कोचिंग से हो, चाहे वो मेरे कोचिंग के बाहर के बच्चे हो, उनको भी फायदा मिल जाएगा। इस ऐसे वीडियो से सपोर्ट मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, अमन फिजिक्स पूर्णिया को अपना प्यार देते रहिए, है ना, और बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।